नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कार्यक्रम में विश्व बैंक से तकनीकी सहयोग लिया गया है। 2. यह सूर्य के कभी ना डूबने के दृष्टिकोण पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ज्वार की खेती के लिए जलोढ़ और छिछली काली मिट्टी आवश्यक है। 2. महाराष्ट्र ज्वार उत्पादन में शीर्ष राज्य है। 3. ज्वार में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मलेरिया एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो जीनस फ्लेवी वायरस से होता है। 2. मलेरिया के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। 3. मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ईसीजीसी लिमिटेड पूर्ण रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। 2. भारत सरकार द्वारा 1957 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एरिक की स्थापना की गई, जिसे 1964 में बदलकर एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गम और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2. तमिल भाषा में इसे पोन्नी नाम से जाना जाता है। 3. हारांगी, हेमावती और शिमशा इसकी सहायक नदियां हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के बारे में वर्णन करते हैं? इसका सही जवाब था कावेरी। अगला प्रश्न था, इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. इसका लक्ष्य निर्यात करने वाले एमएसएमईज की संख्या में वृद्धि करना और 2022 में एमएसएमई निर्यात को 50% तक बढ़ाना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. बांग्लादेश, 2. चीन, 3. वियतनाम, 4. लाओस, 5. थाईलैंड। उपर्युक्त देशों में से कौन से देश म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब था केवल 1, 2, 3 और 5। अगला प्रश्न था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2002 में आरबीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 2. यह फ्रेमवर्क वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होता है। 3. इसका मकसद किसी बैंक के जोखिम यानी परिसंपत्ति की खराब गुणवत्ता बढ़ने पर नियामक यानी आरबीआई के साथ साथ निवेशकों और जमाकर्ताओं को सतर्क करने में मदद करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. COP23 में हरित जलवायु कोष, प्रौद्योगिकी तंत्र और कानकुन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क को स्थापित किया गया। 2. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 1. निम्न जनसंख्या घनत्व। 2. जनजातीय आबादी की बहुलता। 3. अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास सामरिक स्थिति। 4. आर्थिक एवं बुनियादी संरचनाओं की कमी। 5. अव्यवहार्य प्रकृति का वित्त। उपर्युक्त कारकों में से कौन से कारक राज्यों के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे के मानदंड माने जाते हैं? इसका सही जवाब था 1, 2, 3, 4 और 5। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विकासशील और अल्प आय वाले देशों में बुनियादी ढांचा निवेश से संबंधित पहल है। 2. B3W ब्लू डॉट नेटवर्क के मानकों का अनुपालन करके निवेश को बढ़ावा देगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव से संबंधित संभावित परियोजनाओं के लिए अमेरिकी अधिकारी लैटिन अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। B3W को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करते हुए अमेरिका के एक इनिशिएटिव के तौर पर देखा जा रहा है। G7 देशों द्वारा घोषित B3W विकासशील और अल्प आय वाले देशों में बुनियादी ढांचा निवेश से संबंधित पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। B3W ब्लू डॉट नेटवर्क के मानकों का अनुपालन करके निवेश को बढ़ावा देगा, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्री संरक्षित क्षेत्र महासागर या तटवर्ती क्षेत्र का एक ऐसा जोन है जहां मानव जनित गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण किया जाता है। 2. भारत के मुख्य भूभाग में कोई भी समुद्री संरक्षित क्षेत्र नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में भारत ने एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में अंटार्कटिका के पर्यावरण की रक्षा और पूर्वी अंटार्कटिका व वेडेल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों यानी MPAs का दर्जा देने के यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र महासागर या तटवर्ती क्षेत्र का एक ऐसा जोन होता है जहां मानव जनित गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत के मुख्य भूभाग और आसपास के क्षेत्रों में 31 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। भारत में MPA IUCN की गाइडलाइन के अंतर्गत निर्धारित किए गए क्षेत्र हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 इटली, 2 रूस, 3 नेपाल, 4 कतर। उपर्युक्त में से कौन से देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हैं? केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। एक नए अध्ययन के मुताबिक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत दर्जनों देशों को करीब 385 अरब डॉलर का कर्ज दिया गया है। हालांकि चीन इन आंकड़ों को वैश्विक संस्थाओं के सामने लाने से बचता रहा है। BRI एक ग्लोबल इनिशिएटिव है और इसमें इटली, रूस, नेपाल, कतर आदि देश शामिल हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जिला अस्पतालों के प्रदर्शन पर मूल्यांकन रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। 2. वर्ष 2017-18 के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी HMIS के आंकड़ों को इसके लिए आधार बनाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जिला अस्पतालों के कामकाज में अपनाए जा रहे तौर तरीकों पर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का शीर्षक बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स रखा गया है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसके लिए वर्ष 2017-18 के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी HMIS के आंकड़ों को आधार बनाया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। 2. प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है। 3. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SDRF के आवंटन में केंद्र सरकार द्वारा 75% योगदान दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुदान राशि के लिए आदेश जारी किए हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। इस राशि का वितरण SDRF से किया जाएगा। SDRF को 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, इसलिए कथन 1 गलत है। प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SDRF के आवंटन में 75%, जबकि विशेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90% का योगदान दिया जाता है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा यानी SCS बनाया गया। 2. वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विशेष दर्जा दिया जाता है। 3. जम्मू कश्मीर विशेष श्रेणी का दर्जा पाने वाला पहला राज्य बना। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। हाल ही में बिहार सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग पर कायम है। विशेष श्रेणी का दर्जा 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया, इसलिए कथन 1 सही है। विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, इसलिए कथन 2 गलत है। 1969 में पहली बार विशेष श्रेणी का दर्जा जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया, इसलिए कथन 3 सही है। अब तक 8 और राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड को यह दर्जा दिया जा चुका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LAC पर दोनों देशों की सहमति नहीं है। ना तो यह मानचित्र पर चित्रित है और ना ही इसका सीमांकन किया गया है। 2. पश्चिमी सेक्टर में LAC का संरेखण यानी अलाइनमेंट मैकमोहन रेखा से किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में भारत ने चीन की बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती को LAC पर तनाव के लिए जिम्मेदार बताया है। साथ ही उम्मीद की है कि चीन लद्दाख क्षेत्र में मुद्दों के जल्द समाधान की दिशा में कार्य करेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC यह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है और उनके द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करती है। LAC एक अवधारणा मात्र है, इस पर दोनों देशों की सहमति नहीं है। ना तो यह मानचित्र पर चित्रित है और ना ही इसका सीमांकन किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर मानता है, वहीं चीन इसे लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास मानता है। मैकमोहन रेखा 1914 के साथ पूर्वी क्षेत्र में LAC का संरेखण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए हर महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संग्रहण किया जाता है। 2. इस इंडेक्स का संग्रहण 88 केंद्रों और पूरे देश के लिए होता है और इसे आगामी माह के आखिरी कार्य दिवस को जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अखिल भारतीय CPI-IW अगस्त 2021 में 0.1 की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 123.0 हो गया है। जान लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी CPI-IW के बारे में। श्रम ब्यूरो औद्योगिक कामगारों के लिए हर महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संग्रहण करता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह संग्रहण यानी कंपाइलेशन देश भर में फैले 317 केंद्रों से हासिल खुदरा मूल्यों के आधार पर होता है। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा एक विशेष कार्यालय है। इस इंडेक्स का संग्रहण 88 केंद्रों और पूरे देश के लिए होता है
और इसे आगामी माह के आखिरी कार्य दिवस को जारी किया जाता है। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका समुद्री जीवित जीवों के संरक्षण के लिए आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस आयोग की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के जरिए 2002 में अंटार्कटिका समुद्री संसाधनों के उद्देश्य से की गई थी। 2. अंटार्कटिक व्हेल्स पर बढ़ रहे खतरों को देखते हुए ही इस आयोग की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण में सततता बनाए रखने का समर्थन करता है। उन्होंने CCAMLR यानी कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लिविंग रिसोर्सेज से अपील की है कि सदस्य देश यह सुनिश्चित करें कि सहायक के रूप में भारत की भूमिका सुनिश्चित रहे। इससे भविष्य में यहाँ के मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के संबंध में नीति निर्माण, उन्हें अपनाए जाने और लागू किए जाने के मामले में आसानी होगी। CCAMLR की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के जरिए साल 1982 में हुई थी। इसलिए कथन 1 गलत है। अंटार्कटिका के समुद्री जीवन का संरक्षण करना इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है। आयोग की स्थापना अंटार्कटिक क्रिल्स के बढ़ते वाणिज्यिक हितों के मद्देनजर हुई थी, न कि व्हेल्स पर बढ़ते खतरे को देखते हुए। इसलिए कथन 2 गलत है। अंटार्कटिक पारितंत्र में अंटार्कटिक क्रिल्स की बड़ी भूमिका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, आयुध निर्माणी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में पहली आयुध फैक्ट्री साल 1712 में गठित हुई थी। पश्चिम बंगाल में गन पाउडर फैक्ट्री के तौर पर डचों ने इसकी स्थापना की। 2. आयुध निर्माणी बोर्ड आयुध फैक्ट्रीज और संबंधित संस्थाओं के लिए एक अम्ब्रेला बॉडी है। वर्तमान में गृह मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। इस साल की शुरुआत में सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड को समाप्त करने की बात कही थी। हाल ही में इस निकाय को समाप्त कर दिया गया। जान लेते हैं आयुध निर्माणी बोर्ड के बारे में। आयुध निर्माणी बोर्ड आयुध फैक्ट्रीज और संबंधित संस्थाओं के लिए एक अम्ब्रेला बॉडी था और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय था, न कि गृह मंत्रालय के अधीन। इसलिए कथन 2 गलत है। भारत की पहली आयुध फैक्ट्री साल 1712 में गठित हुई थी। पश्चिम बंगाल में गन पाउडर फैक्ट्री के तौर पर डचों ने इसकी स्थापना की। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस प्रोजेक्ट को 1992 में लॉन्च किया गया था ताकि जो राज्य जंगली एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए प्रबंधन में लगे हैं उन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद दी जा सके। 2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2। इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था। जान लेते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। इस प्रोजेक्ट को 1992 में लॉन्च किया गया था ताकि जो राज्य जंगली एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए प्रबंधन में लगे हैं उन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद दी जा सके। इसलिए कथन 1 सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए कथन 2 भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का मकसद हाथियों, उनके आवास और कॉरिडोर्स की सुरक्षा करना, इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष जैसे मुद्दों को निपटाना और संरक्षित हाथियों का कल्याण करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पीएम पोषण स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना में स्कूलों में पोषण उद्यान का प्रावधान है। 2. इस योजना में आकांक्षी जिलों में बच्चों को अनुपूरक पोषण मुहैया करने का प्रावधान भी है। 3. इस योजना में तिथि भोजन की अवधारणा का उल्लेख भी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2,
2 और 3 दोनों या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। प्रिय व्यूवर्स, पीटी रिवीजन कला संस्कृति के एपिसोड 1 में भूलवश रामप्पा टेम्पल का आर्किटेक्चर द्रविड़ स्टाइल बता दिया गया है। यह दरअसल वेसर स्टाइल का आर्किटेक्चर है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद।